दोस्तों, द पैसेज एक थ्रिलर बेस्ड टीवी सीरीज है जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। ये सीरीज जस्टिन क्रॉनिन की नॉवेल पर बेस्ड है जिसका नाम भी द पैसेज है। द पैसेज की मेन थीम एक सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जिसका नाम प्रोजेक्ट नोवा होता है, जो कि ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें साइंटिस्ट इंसानों पर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं कि इंसान किसी भी तरह की वायरस के लिए इम्यून हो जाए। तो कहानी की शुरुआत एमी नाम की लड़की से होती है, जो कि हमें इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे हुई वो बताती है। जहां डॉक्टर टिम और डॉक्टर जोनस क्लार्क के साथ मेक्सिको के जंगल में दिखाए गए हैं। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर टिम और डॉक्टर जोनस साइंटिस्ट है जो कि इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, और क्लार्क एक एक्स आर्मी ऑफिसर है। ये तीनों एक आर्मी टीम के साथ एक केव की तरफ आते हैं क्योंकि इन्हें जानकारी मिली होती है कि इस केव में एक वैम्पायर कैद है। दोस्तों, वैम्पायर्स एक ऐसे क्रीचर हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते और वो कभी मर नहीं सकते जब तक वो इंसानों का खून पीते रहते हैं और धूप में नहीं जाते, क्योंकि अगर वो धूप में गए तो जलकर राख हो जाते हैं। केव में जाने पर वो देखते हैं कि एक छोटा लड़का उस वैम्पायर को पीने के लिए बकेट में खून लाया होता है और उसे वो पिंजरे से निकालता है। इस वैम्पायर की हालत बहुत ही खराब होती है, इसीलिए वो रेंगते रेंगते बाहर आता है। यह देखकर डॉक्टर टीम उस बच्चे से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, क्या उसे मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन वो बच्चा उसकी बात समझ नहीं पाता क्योंकि वो स्पेनिश होता है। वो बच्चा डॉक्टर टीम को कहता है उसके पास मत जाओ, लेकिन वो दोनों एक दूसरे की बात समझ नहीं पाते और देखते ही देखते वो वैम्पायर डॉक्टर टीम पर हमला कर देता है और उन्हें काट लेता है, जिस पर तुरंत सोल्जर्स उस वैम्पायर को मार देते हैं। डॉक्टर टीम को जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और वो अचानक कुछ ही घंटों में ठीक हो जाते हैं, जिस पर उनके दोस्त डॉक्टर जोनास भी हैरान हो जाते हैं कि कैसे कुछ ही घंटों में घाव पूरी तरह से भर सकता है। और तभी डॉक्टर टीम के दांत गिरकर वैम्पायर्स के दांत आ जाते हैं, जिससे डॉक्टर जोनास समझ जाते हैं कि अब ये इंसान नहीं रहे। सीन अब चेंज होकर ब्रैड को दिखाया है। ब्रैड भी एक एक्स आर्मी ऑफिसर होता है और उसे प्रोजेक्ट नोवा के लिए नए सब्जेक्ट सेफली उस सेक्रेट फैसिलिटी पहुंचाने का काम दिया होता है। सब्जेक्ट्स का मतलब ऐसे लोग जिनका अब इस दुनिया में रहकर कोई फायदा नहीं। ब्रैड अब जेल में एंथनी नाम के बंदे को लेने आया होता है। ब्रैड उसे बताता है कि हम सीक्रेट प्रोजेक्ट नोवा के लिए काम करते हैं और तुम्हें उसमें शामिल करना चाहते हैं, जहां पर उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। एंथनी को वैसे भी फांसी की सजा हुई होती है, इसीलिए ब्रैड उसे प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए मना लेता है। सीन अब डॉक्टर मेजर निकोल को दिखाया है। ये वही बंदी है जो प्रोजेक्ट नोवा को हैंडल कर रही होती है। डॉक्टर निकोल सभी डॉक्टर्स को बताती है कि दुनिया भर में चाइनीज वायरस अब एपिडेमिक हो गया है, मतलब ये वायरस हवा से फैलता है और म्यूटेशन रेट भी सबसे ज़्यादा है और इससे करीब 15,000 लोगों की मौत हो चुकी है और इस वायरस का असर करने का समय सिर्फ 12 घंटे है। इसका मतलब अगर ये आपको सुबह नाश्ते के समय हो गया तो रात के खाने तक आप मर जाएंगे और इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है और ये वायरस 3 महीने में दुनिया भर में फैल जाएगा। इसीलिए इनको प्रोजेक्ट नोवा को सक्सेसफुल बनाना होगा, जिस पर वहाँ बैठा एक डॉक्टर समझाता है कि कैसे उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए एक यंगर सब्जेक्ट की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान का शरीर जितना जवान होगा उतना ही वैम्पायर के वायरस के साइड इफ़ेक्ट्स उस पर कम होंगे। और वो डॉक्टर वहाँ पर बंद सभी पेशेंट्स की हालत दिखाकर ये एक्सप्लेन करता है। यहाँ डॉक्टर निकोल क्लार्क से पूछती है कि क्या ऐसा बच्चा ढूंढना पॉसिबल है, जिस पर क्लार्क कहता है कि जिस बच्चे की कोई फैमिली नहीं हो और कोई सोशल रिकॉर्ड नहीं हो, ऐसे बच्चे को ढूंढा जा सकता है। यहाँ अब हमें एमी को दिखाया है जो स्कूल में अपनी पढ़ाई के बाद घर जाने लगती है। तभी उसे उसके घर के बाहर एम्बुलेंस दिखाई देती है, जहाँ पर उसकी माँ को ले जाया रहा होता है। उसकी माँ की ड्रग ओवरडोज के कारण मौत हो गई होती है।
तब उसकी कोई और फैमिली नहीं होने की वजह से पुलिस उसे एक फॉस्टर होम में भेज देती है। फॉस्टर होम वो होता है जहाँ पर अनाथ और अपराधी बच्चों को कुछ समय के लिए रखा जाता है। ये भी एक नॉर्मल फैमिली की तरह ही होती है और उस बच्चे की केयर करने के लिए सरकार उस फैमिली को पैसे भी देती है। सीन अब चेंज होकर हमें ब्रैड को दिखाया है। वो एंथनी को लेकर सीक्रेट फैसिलिटी आ जाता है जहाँ उसकी मुलाकात क्लार्क से होती है। दोनों अच्छे दोस्त थे। आर्मी में दोनों ने एक साथ काम किया होता है। यहाँ क्लार्क उससे बोलता है अब तुम्हें एमी नाम के बच्चे को लाना है, जिस पर ब्रैड एमी को लेने के लिए उसके फॉस्टर होम पहुंचता है। लेकिन एमी स्मार्ट होती है और वो वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन कैसे भी करके ब्रैड और उसका पार्टनर उसे पकड़ लेते हैं। ब्रैड क्लार्क को फ़ोन करके पूछता है कि ये बच्चे क्यों चाहिए तुम्हें, ये तो सिर्फ 10 साल की है। जिस पर क्लार्क भड़क जाता है और कहता है जितना कहा गया है उतना करो। यहाँ लैब में डॉक्टर जोनस डॉक्टर टिम का फेवरेट गाना चला रहा होता है, इस उम्मीद में कि डॉक्टर टिम रिस्पॉन्ड करेंगे। तभी वहाँ का सिक्योरिटी बोलता है कि डॉक्टर टिम उससे सपने में बातें करते हैं और उसे कहते हैं उन्हें घर जाना है। डॉक्टर जोनस को ये बात वियर्ड लगती और वो उसे इग्नोर करते हैं। यहाँ हमें शोना नाम की पेशेंट को दिखाया है जो क्लार्क को लगातार देख रही होती है। शोना दिखने में काफ़ी नॉर्मल दिख रही होती है, लेकिन उन सभी को जिस पल खून दिया जाता है तब उसका असली रूप बाहर आ जाता है। सीन अब क्लार्क और डॉक्टर निकोल को दिखाया है जहाँ दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं और जब वो दोनों सेक्स कर रहे होते हैं तभी क्लार्क को ऐसा लगता है कि शोना ही उसके साथ फिजिकल हो रही है, लेकिन ये सिर्फ उसका सपना होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी वैम्पायर है उनमें दूसरों को सपने दिखाकर कंट्रोल करने की शक्ति होती है। ब्रैड और उसका पार्टनर एमी को लेकर एक कार्निवल में ब्रेक के लिए रुकते हैं। यहाँ ब्रैड को अपनी एक्स वाइफ डॉक्टर लाइला का फोन आ जाता है और हमें यह पता चलता है कि ब्रैड और उसकी पत्नी डॉक्टर लाइला की बेटी की मौत हो चुकी होती है, जिसकी वजह से दोनों पूरी तरह से टूट चुके होते हैं। इसीलिए ब्रैड को एमी को लेकर हमदर्दी होती है। उसमें उसे अपनी बेटी दिखाई देती है। तब वो डिसाइड करता है कि एमी को उस सीक्रेट फैसिलिटी नहीं ले जाएगा और इसीलिए ब्रैड अपने पार्टनर को बेहोश कर वहाँ से एमी को ले जाता है। ब्रैड अब कुछ खाने की चीज़ लेने के लिए एक स्टोर में रुका होता है जहाँ न्यूज़ पर उस पर एक अफ्रीकन अमेरिकन लड़की को अगवा करने का आरोप लगाया जाता है। ये देखकर ब्रैड अपनी वाइफ डॉक्टर लैला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि अगर क्लार्क का फ़ोन आ जाता है तो उसे कहना कि उसे ब्रैड के बारे में कुछ नहीं पता। तभी लैला उसे कोडवर्ड में बात करती है जिससे ब्रैड समझ जाता है कि क्लार्क और उसके लोग उसके घर पर ऑलरेडी है। ब्रैड अपनी पत्नी को कहता है उन सब पर विश्वास मत करना, मैं एक बच्ची को बचा रहा हूँ, जिस पर लैला उसे सपोर्ट करती है। अब गाड़ी में बैठकर ब्रैड को एक आइडिया सूझता है कि अगर वो सरेंडर कर ले तो एमी टीवी पर आ जाएगी, जिससे सीक्रेट एजेंट्स उसे पकड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए वो सरेंडर भी करता है। तभी उस पुलिस स्टेशन में क्लार्क के लोग पहुंच जाते हैं और वो शूटिंग में शेरिफ को भी मार देते हैं। उन्हें तो सिर्फ एमी की पड़ी होती है। कैसे तैसे करके ब्रैड एमी को वहां से भगा लेता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।